हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी गॉस लॉ। अगर मैं कहूँ पूरे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है। ये वो टॉपिक है जिससे मोस्टली 5 मार्क क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन को मैंने इतना सिंपल कर दिया है कि ये वीडियो देखते ही आपको सारा टॉपिक समझ आ जाएगा और आप इसके क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये टॉपिक मैंने डिस्कस करा है सिर्फ 30 मिनट्स में। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना। इसमें से डेरिवेशंस भी मैक्सिमम आती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है और उसके सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया q। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस स्फेयर के थ्रू फ्लक्स निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्फेयर को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स में। उन सरफेस एलिमेंट्स का एरिया कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अभी तो मैंने बहुत कम बनाए हैं, मतलब पूरे हमारे स्फेयर को, सरफेस को ही हमने सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे सरफेसेस में। अभी सिर्फ उनमें से एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं जिसका एरिया वेक्टर है डेल्टा एस। इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस एलिमेंट का आउटवर्ड नॉर्मल, तो वो कुछ इसके अलॉन्ग होगा। अब इस एरिया एलिमेंट के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है, तो ले लेते हैं वो फ्लक्स है डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, हमने निकाला हुआ है ई डॉट डेल्टा एस। ई क्या है, इस सरफेस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है और इसका डिस्टेंस इस सरफेस एलिमेंट से आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर क्या होगी, सरफेस एलिमेंट पे ई होगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई का डायरेक्शन बताने के लिए इधर एक प्लस चार्ज रखेंगे। अब देखेंगे कि इस प्लस चार्ज पे ये प्लस क्यू चार्ज किधर फोर्स लगा रहा है, तो क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये फोर्स का लगाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये ब्लैक वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गया। और ये किसके अलॉन्ग है, आर कैप। इसको ले लेते हैं ये डायरेक्शन को। तो आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियल है बेसिकली, आर कैप रेडियस के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है। और कहाँ पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल है। तो क्या है, कहाँ पॉइंट कर रहा है, सेंटर टू एरिया एलिमेंट। सेंटर टू एरिया एलिमेंट इसलिए पॉइंट कर रहा है क्योंकि ये क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बता रहा है, आर कैप। तो इधर हम आर कैप लिख लेते हैं। अब फ्लक्स लिख लेते हैं डेल्टा फाई, सरफेस एलिमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, तो डेल्टा फाई हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट डेल्टा एस। अब हमने क्या देखा, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए का मॉड बी का मॉड इंटू, और ए और बी के बीच जो एंगल है मान लो थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बेसिकली क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आर कैप का मॉड क्या है, आर कैप यूनिट वेक्टर है, तो आर कैप का मॉड हो जाता है 1, तो ये 1 आ जाएगा। और डेल्टा एस, डेल्टा एस एरिया वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, सरफेस एलिमेंट का एरिया का डेल्टा एस, तो 1 इंटू डेल्टा एस। इधर हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा एस और आर कैप जो है उन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों ही आउटवर्ड नॉर्मल है और सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। और हमारा डेल्टा एस जो है वो आर कैप के पैरेलल है, तो इसीलिए इधर क्या आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो हमारा डेल्टा फाई हमने निकाल लिया, और ये डेल्टा फाई किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस 0 होता है 1, तो डेल्टा फाई आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल्टा एस। ये डेल्टा फाई हमने किसकी वजह से निकाला, इस सरफेस एलिमेंट की वजह से। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। तो अब पूरे स्फेयर के थ्रू हमें फ्लक्स चाहिए, इस चार्ज की वजह से क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने इस स्फेयर को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड करा है, ये तो मैंने बहुत कम बनाए हैं ऐसे। ये पूरा स्फेयर जो है छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइडेड होगा। तो मान लो n सरफेस एलिमेंट्स है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेयर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2
से लेके प्लस डेल्टा फाई एन तक। तो इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो क्या हो गया, समेशन डेल्टा फाई, और तो बेसिकली हमने क्या करा, डेल्टा फाई को सम कर दिया सारे एरिया एलिमेंट्स के लिए। तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या है, सम है फ्लक्स का सारे एरिया एलिमेंट से। तो टोटल फ्लक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप फ्लक्स थ्रू ऑल डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स। एक बात और है कि इन एरिया एलिमेंट्स का जो एरिया है वो डिफरेंट भी हो सकता है। अब हमने टोटल फ्लक्स का एक्सप्रेशन भी निकाल लिया और डेल्टा फाई भी है। सो अब फाई क्या हो जाएगा, सम, तो फाई का एक्सप्रेशन जस्ट हमने डेल्टा फाई की वैल्यू इधर पुट करी तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इस समेशन को करना है। तो इधर हमने क्या देखा, जितने भी एरिया एलिमेंट्स हमारे सरफेस पे हैं, तो क्योंकि ये स्फेयर के सरफेस पे लाई करते हैं तो इन सब का डिस्टेंस इस चार्ज क्यू से क्या रहेगा, सेम है सबका। तो इट मीन्स आर सेम है सारे सरफेसेस के लिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा ये फाई का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऑल डेल्टा एस। ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव्ड है। अब इस एक्सप्रेशन का निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो ऑल डेल्टा एस ये क्या है, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 से लेके प्लस डेल्टा Sn। सो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये है बेसिकली हमने अपने स्फेयर को जितने भी एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करा है उन सबके सरफेस एरिया का सम। तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एरिया एलिमेंट्स हैं हमारे स्फेयर के सरफेस पे, और इन सब के सरफेस एरिया का सम क्या हो गया, हमारे स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमने अपने स्फेयर को बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करा था। तो ये तो मैंने कुछ ही बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स पॉसिबल है, और ये पूरे हमारे सरफेस बनाए हुए हमने, ये तो मैंने कुछ ही डिनोट करने के लिए बनाए थे। तो ये डेल्टा एस, ऑल डेल्टा एस बेसिकली हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। अब फाई टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। ये 4 पाई कॉमन कट गया, ये भी कट गया। टोटल फ्लक्स इस स्फेयर के थ्रू आ रहा है वो क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है गॉस लॉ का, लेकिन गॉस लॉ जो है हम जनरली किसी भी सरफेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं। सो ये क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एस। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, एक क्लोज सरफेस एस, और इसके अंदर चार्जेस मान लेते हैं, एक प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो इस केस में चार्ज एनक्लोज क्या होगा, क्यू एनक्लोज जो होगा, चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस वो है क्यू एनक्लोज, और वो इक्वल होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 के इक्वल। और जो इस सरफेस से फ्लक्स होगा, इस क्लोज सरफेस से, वो होगा फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए हमने ये स्फेयर लिया था और ये पॉइंट चार्ज लिया था, लेकिन गॉस लॉ जो होता है वो किसी भी सरफेस के लिए वैलिड होता है। ये तो एक सिंपल सा केस लिया था, हमने प्रूव करके देखा था, लेकिन हम कोई भी सरफेस ले सकते हैं इन जनरल, पर सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज इज। कुछ भी शेप हो, सरफेस का साइज हो, गॉस लॉ सबके लिए वैलिड है, पर वो सरफेस जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। अच्छा, गॉस लॉ क्या है, बेसिकली फ्लक्स इज ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर Q ऑन द राइट साइड, ये जो Q है ये इंक्लूड करता है सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एंड चार्जेस में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। अगर मान लो हमारा सरफेस ये है, इसके अंदर चार्ज है Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, तो हमारा टोटल चार्ज Q एनक्लोज क्या हो जाएगा इस केस में, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। और ये चार्जेस सरफेस के अंदर कहीं भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ये एक्सप्रेशन में इधर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चोजन दैट देयर आर सम चार्जेस inside and some outside, electric field is due to all charges both inside and outside S, and
Q on the right side of Gauss law, however, represents only total charge inside S. इस पूरे का मतलब ये हुआ, अब हमारा सरफेस है, मान लो इसमें Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और यहाँ कुछ Q4, ये Q5। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस पे, मान लो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है? वो चार्जेस जो इस सरफेस के बाहर है और वो चार्जेस जो इस सरफेस के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सबकी वजह से होगी, लेकिन ये जो क्यू एनक्लोज्ड है, ये क्यू एनक्लोज मतलब वो चार्जेस जो सिर्फ सरफेस के अंदर है, ये वाले बेसिकली Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। सो ये जो E है ये किसकी वजह से? वो चार्जेस जो सरफेस के बाहर है ये वाले, और वो चार्जेस जो सरफेस के अंदर है ये वाले। बट ये जो क्यू एनक्लोज्ड है ये सिर्फ डिपेंड करता है उन चार्जेस पे जो कि सरफेस के अंदर है। तो ये वाले किसकी वजह से है? जो चार्जेस बाहर हैं सरफेस के और जो अंदर है, और ये वाले सिर्फ उन पे डिपेंड करता है, क्यू एनक्लोज्ड उन पे डिपेंड करता है जो चार्जेस सरफेस के अंदर है। ये क्यू एनक्लोज उन पे डिपेंड नहीं करता, इन चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता जो कि सरफेस के बाहर है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और जो हम सरफेस जिस पे हम गॉस लॉ लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। अब इस पे हम गॉस लॉ लगा रहे हैं तो इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस। यू मे चूज एनी गॉसियन सरफेस, हम कोई भी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं और गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बट हमें उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये मान लो हमारा गॉसियन सरफेस है, इसको मैं GS से लिख रही हूँ। इस गॉसियन सरफेस से इसके किसी भी पॉइंट चार्ज से पास नहीं करना चाहिए, Q1 Q2, या पॉइंट चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए या उसके बाहर होना चाहिए। ये हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस के ऊपर ही पॉइंट चार्जेस लाई करें। ऐसा इसीलिए, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, मतलब पॉइंट चार्जेस के ऊपर अगर हम फील्ड निकालेंगे तो E इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। तो अगर हम R मतलब पॉइंट चार्ज के जस्ट ऊपर देखेंगे तो उस केस में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? R = 0। तो मतलब हम ले रहे हैं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसीलिए हम गॉसियन सरफेस को किसी भी पॉइंट चार्ज से पास नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर हमने पास कराया तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसीलिए गॉसियन सरफेस चूज करने के लिए हमें या तो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर लेना है या उसके बाहर लेना है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लेना। दूसरी चीज़ ये, गॉस लॉ हमें तब फ़ायदेमंद है जब हमारा सिस्टम में क्या हो? कोई सिमिट्री। तो मेनली जब सिमिट्री होगी हमारे सिस्टम में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सिमिट्री होगी, तब हमें गॉस लॉ लगाने का फ़ायदा होगा। और फाइनली जो गॉस लॉ के लिए हमने क्या यूज़ करा था? कूलम्स लॉ यूज़ करा था। तो यहाँ पे हमने यूज़ करा था ना कूलम्स लॉ फ्लक्स निकालने के लिए, तभी हमारे पास ये Q/ε0 आया था। और कूलम फोर्स बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r² के। तो इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। तो कूलम्स लॉ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अगर हम कूलम लॉ में कोई भी वायोलेशन होगा, मतलब अगर हमारा फोर्स कूलम फोर्स अगर 1/r होता या कूलम फोर्स प्रोपोर्शनल होता 1/r³ के, इन दोनों ही केसेस में हमारा गॉस लॉ वैलिड नहीं है। हमारा गॉस लॉ तभी वैलिड है क्योंकि हमारे कूलम फोर्स में क्या आ रहा है? 1/r² डिपेंडेंस है। अगर ये नहीं होता तो गॉस लॉ वैलिड नहीं होता। तो इस वीडियो को शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा और कुछ नई नई चीजें भी मिली होंगी। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सो गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे कुछ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए और निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उनके लिए क्या हो सकता है। सबसे पहला केस है इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये हमारी वायर है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। तो इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट P पर। तो ये पॉइंट P ले लेते हैं। ये मान लो ये डिस्टेंस R पर है इस लाइन चार्ज से। तो हमें गॉस लॉ यूज़ करना है। तो बेसिकली गॉस लॉ क्या है? E.ds इज Q enclosed by ε0। और E.ds हमने किस पे लेना है? एक
गॉसियन सरफेस पे। तो हम इधर इस केस में गॉसियन सरफेस जो चूज़ करेंगे वो होगा सिलेंड्रिकल। तो हमारा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल क्यों है, इसके दो रीजंस है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो क्या है, रेडियल है। अब रेडियल क्यों है, क्योंकि तो अगर हम ये सर्कल कंसिडर करें तो ये पॉइंट P जो कि डिस्टेंस r पे है और ये दूसरा पॉइंट है वो भी सेम रेडियल डिस्टेंस r पर है। तो इधर इस Q पॉइंट पे और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बिकॉज हमारा वायर की सिमेट्री देखें तो ये दोनों पॉइंट्स P और Q जो है वो इक्विवेलेंट है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है P और Q सिमेट्रिकल है वायर के अराउंड। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए सिमेट्री की वजह से। अभी तो इधर हमने क्यू लिया, लेकिन ये पॉइंट हम ये कोई भी ले सकते हैं। मान लो ये आर पॉइंट है या ये एस पॉइंट है, जो भी पॉइंट इस सर्कल पे लाई करेगा उधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आर और एस पॉइंट्स का रेडियल डिस्टेंस वायर से वो सेम है। तो जो भी पॉइंट्स इस सर्कल पे लाई करेंगे उनका रेडियल डिस्टेंस इस वायर से सेम है। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट है, हमारी वायर जो है वो इनफाइनाइट है, इसकी वजह से मान लो ये हमारा दूसरा पॉइंट है सेम रेडियल डिस्टेंस पे इस वायर से। हमारी वायर इनफाइनाइट है, इसलिए जो फील्ड F पे है वही फील्ड P पे होनी चाहिए। F एंड P आर इक्विवेलेंट। तो इसीलिए जो पॉइंट्स सेम रेडियल डिस्टेंस पर है, ये वाले डिस्टेंस को हम कह रहे हैं रेडियल डिस्टेंस। जिन पॉइंट्स का वायर से सेम रेडियल डिस्टेंस है उन पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। इसीलिए हमारा गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल, क्योंकि जो पॉइंट सेम रेडियल डिस्टेंस पर है हमारे वायर से उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है सेम। ये सारे पॉइंट्स पे ये जो मैंने बनाए हैं E, F और G, इधर सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्योंकि ये सेम रेडियल डिस्टेंस पर है वायर से। ये हमारा रेडियल डिस्टेंस है। सो इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल है। अगर हमारी वायर पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी पॉइंट करेगी रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा केस है, लैम्डा मोर देन 0। और इस डायरेक्शन को ले लेते हैं रेडियली आउटवर्ड को एन कैप। और अगर मान लो इस वायर पे चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट करेगी वो पॉइंट करेगी रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप है। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये हो जाएगा माइनस एन कैप। तो अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे। उसके लिए यूज कर लेते हैं गॉस लॉ। वो होता है E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये E डॉट डी एस किस पे लगता है, एक क्लोज सरफेस पे। सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें तो ये पूरे सरफेस पे लगेगा। ये सरफेस 1 जो है सिलेंडर का कर्व सरफेस है और ये 2 जो है ये टॉप सर्कुलर पोर्शन है सिलेंडर का। और ये सरफेस 3 जो है ये वाला, ये बॉटम सर्कुलर सरफेस है सिलेंडर का। तो E डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉट डी एस। इस केस में फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई क्या हो जाएगा, टोटल फाई होगा फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। तो फाई हो जाएगा E डॉट डी एस 1 फॉर सरफेस 1 प्लस E dot ds2 for surface 2 plus E dot ds3 for surface 3। अभी हमारे पास डॉट है तो A डॉट B क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इस केस में हम क्या लिख लेंगे, E डॉट डी एस 1 की जगह लिख लेंगे E डी एस 1 कॉस थीटा 1 प्लस E डी एस 2 कॉस थीटा 2 प्लस E डी एस 3 कॉस थीटा 3। और यहाँ सर्फेसेस ये किसके लिए, S1 के लिए, ये S2 के लिए और ये S3 के लिए। थीटा 1 क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर सरफेस 1। थीटा 2 क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर सरफेस 2। एंड थीटा 3 क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर सरफेस 3। तो अब देख लेते हैं एरिया वेक्टर किस किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा सरफेस 1, 2 और 3 के लिए।
तो 2 के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल, तो वो लाई करेगा इधर। तो ये है DS2 की डायरेक्शन। और सरफेस 3 की बात करें, इधर भी एरिया वेक्टर जो होगा इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल, वो भी इधर, ये DS3 इधर। और सरफेस 1 की बात करें तो इस केस में एरिया वेक्टर क्या होगा, इस कर्व सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल। और वो किसके अलोंग होगा, वो होगा एन कैप के अलोंग, क्योंकि कर्व सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो रेडियली आउटवर्ड है। ये आप देख सकते हो ज्योमेट्री से, तो वो इस केस में एन कैप के अलोंग होगा। इस केस में DS1 जो होगा वो एन कैप के अलोंग होगा। तो अब एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस 2 के केस में क्या है, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल है, 90 डिग्री। तो इधर जो है 2 में θ2 क्या है, cos 90। सिमिलरली सरफेस 3 में की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये भी हो गया cos 90। अब सरफेस 1 पे क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा cos 0। तो अब क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0, और cos 0 क्या होता है, 1। अब क्योंकि cos 90 जो है वो 0 होता है, तो ये वाला टर्म्स जो है ये 0 हो जाएंगी, और सिर्फ जो टर्म बचेगी वो ये वाली बचेगी। तो इसको रब करके मिटा देते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ED/S1 के ओवर सरफेस S1 के। अब ये निकाल लेते हैं। अब सरफेस S1 पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारा S1 सरफेस है, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है। ये 1 सरफेस था सिलेंडर का कर्व सरफेस, तो इसमें आ गया था ED/S1। हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर पॉइंट पे जो इस कर्व सरफेस पे लाई करेगा वो सेम है, क्योंकि उनका रेडियल डिस्टेंस जो है वायर से सेम है। तो इसीलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं हम। ये हो जाएगा ED/S1। अब इधर जो है इंटीग्रल DS1 निकालना है। ये DS1 हो जाएगा इस कर्व सरफेस का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये सिलेंडर की लेंथ अगर L है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो R है, तो उस केस में इस सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या एरिया क्या हो जाएगा, ये DS1 हो जाएगा 2πRL। तो ये टर्म हमने निकाल लिया है फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब ये किसके इक्वल है, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो Q एनक्लोज क्या है, हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पे कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, मतलब इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, इट मीन्स कि ये जो लेंथ L है हमारे सिलेंडर की, इसमें कितना चार्ज है। और हमें ये पता है कि इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा, और ये यूनिफॉर्म है। तो लैम्डा क्या होता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज चार्ज बाय लेंथ। तो हमारा चार्ज मान लो Q एनक्लोज्ड है, हमें चाहिए इस लेंथ L में, तो चार्ज लिख दिया हमने Q एनक्लोज वो चार्ज है जो इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है, और इसकी लेंथ क्या है, L। तो नीचे हम L लिख देंगे। तो लैम्डा इज Q एनक्लोज्ड बाय L। तो Q एनक्लोज क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स L। गॉस लॉ अब लिख लेते हैं, ये आ गया E/2πRL और ये आ गया लैम्डा L। तो गॉस लॉ क्या कहता है, E.ds क्या है, E/2πRL इक्वल टू Q एनक्लोज्ड क्या है, लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। अब इधर L कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो E आ जाएगा लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसकी वजह से हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, गॉस लॉ यूज करने के लिए? तो पहले हमें चूज करना पड़ता है गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ क्या होता है? E डॉट ds इज q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें कुछ गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करेंगे कि उस सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहे, ताकि हम क्या यूज कर ले, E डॉट ds को हम E बाहर ले लें इंटीग्रल के और हम कुछ ऐसे E ds लिख ले। तो हम ऐसा अपना गॉसियन सरफेस चूज करेंगे जिसके सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे। तो अब देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। अब इसकी मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब इसकी सिमेट्री देखिए तो ये हमारा जो प्लेन शीट है ये YZ प्लेन में है। यहाँ से हम देख रहे हैं ये YZ प्लेन में है। अब एक पॉइंट लेते हैं A पॉइंट। अब ये पॉइंट A क्या है, X डिस्टेंस राइट पर है हमारी शीट से। और दूसरा पॉइंट B लेते हैं, ये पॉइंट B है। ये B जो है ये X डिस्टेंस लेफ्ट पर है इस शीट से। तो सिमेट्री की वजह से देखें A और B क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट्स है। इक्विवेलेंट पॉइंट्स में वो पॉइंट्स ले रही हूँ, मतलब उन दोनों को इस वायर के रिस्पेक्ट से देखें तो इधर इन दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता हमें। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। और मान लेते हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, प्लस सिग्मा है, इसीलिए 2 पर जो फील्ड होगी वो इधर प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, और अगर इधर फील्ड निकालें तो वो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं कि हमारा सरफेस चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। सो क्योंकि 1 और 2 पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा है, इसलिए हम अपना जो गॉसियन सरफेस है इस केस में या तो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप चूज करते हैं, कुछ ऐसा ये जो ऑलरेडी बना हुआ है, या इसको हम सिलिंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हैं। अभी हमें ये गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो E डॉट डी एस इज क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब E डॉट डी एस है, इसलिए ये E डॉट डी एस क्या हो जाएगा, E डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है बेसिकली इधर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो उस केस में जहां E परपेंडिकुलर होगा ds के, तो उस केस में थीटा 90 डिग्री होगा और कॉस 90 0 होता है। तो इसीलिए जब ये कंडीशन होगी तो वो सरफेस जो है फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उस सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो देख लिया क्या है। तो अब देख लेते हैं कि कहाँ जो है E परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के। इधर एरिया वेक्टर निकाले 2 पर, तो वो क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इधर ds2 इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, ये दोनों पैरेलल है। इधर जो है ds2 इस सरफेस का एरिया वेक्टर है, वो भी प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसलिए इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, वो हो जाएगा 0 डिग्री। अब सरफेस 1 पे बात करें तो इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इधर से आउटवर्ड नॉर्मल, तो इसके अलोंग ds1 के अलोंग। इधर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर पॉइंट कर रही है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो एरिया वेक्टर है वो भी माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है, इसलिए इधर जो होगा थीटा 0 होगा। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तो यहाँ है और इधर जो है लेफ्ट में इस साइड है। लेकिन अगर हम इन सरफेसेस की बात करें तो यहाँ का एरिया वेक्टर है इसका आउटवर्ड नॉर्मल, और यहाँ का भी एरिया वेक्टर है इसका आउटवर्ड नॉर्मल। ऐसे ही नीचे वाले सरफेस के लिए भी आउटवर्ड नॉर्मल। ये हमारे एरिया वेक्टर्स हैं, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल देखें तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सिमिलरली ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सिमिलरली ये वाला एरिया वेक्टर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये जो मैंने ग्रीन से मार्क करे हैं इनके लिए क्या है, ds इज परपेंडिकुलर टू E। इसको अगर आपको इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक कुछ ऐसा शेप लेके देख लो और इमेजिन करो, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। और जो इसके पीछे सरफेस है उधर भी जो है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इन सारे केसेस में क्या है, ds इज परपेंडिकुलर टू E, और जो सरफेसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लक्स के लिए वो सिर्फ ये सरफेस 2 और ये सरफेस 1 है। तो अब इधर गॉस लॉ ये यूज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो E ds cos थीटा इज क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स किसकी वजह से है, दो सरफेसेस की वजह से, सरफेस 1 और दूसरा ये सरफेस 2 की वजह से।
तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, ये हो जाएगा E डॉट ds1 सरफेस 1 प्लस E डॉट ds2 सरफेस 2। तो बाकी सरफेस हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि उधर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर थी, तो उसकी वजह से उनका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 आ गया। अब हमारा फ्लक्स जो है सिर्फ इन दोनों टर्म्स की वजह से होगा। और अब E डॉट डी एस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 E डी S1 कॉस थीटा 1 प्लस E डी S2 कॉस थीटा 2। अब E डी S1 कॉस थीटा वन क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 1 एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 2 है थीटा 2। तो इन दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं, सरफेस 1 और 2 के केस में थीटा क्या है, 0। तो इधर सिंपली लिख सकते हैं E डी S1 प्लस E डी S2। और हमने एक और चीज़ देखी थी कि इधर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस 2 और इस सरफेस 1 पे सेम है, तो इसको इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, और इस सरफेस पे और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसलिए E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E ले लेते हैं। तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, E डी S1 प्लस डी S2। अब ये डी S1 क्या है, इस 1 वाले सरफेस का सरफेस एरिया, और सिमिलरली क्या होगा, इस 2 सरफेस का सरफेस एरिया। और हम ये ले लेते हैं कि ये सरफेस 1 और 2 का जो एरिया है वो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू A के, प्लस क्योंकि सरफेस 1 और 2 दोनों का एरिया हमने सेम लिया है, तो DS2 भी A के इक्वल ही हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा E इंटू A। तो ये हो गया 2EA। अब हमने ये तो निकाल लिया E डॉट डी एस क्या है, अब निकाल लेते हैं Q एनक्लोज क्या है। अब Q एनक्लोज वो चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। इस शेडेड एरिया के अंदर जितना चार्ज होगा वो क्या होगा, Q एनक्लोज। तो वो क्या बताएगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अब क्योंकि हमारे सरफेस 1 और 2 का जो एरिया है वो A है, तो इस सरफेस का भी एरिया जो मैंने ब्लू से शेड करा है, इसका भी एरिया A होना चाहिए। अब हमें क्या पता है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप वो जाके दोबारा देख सकते हो। सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इस केस में यूनिफॉर्म है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा चार्ज बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज बाय एरिया हो गया। अब इधर हमारा चार्ज क्या है, Q एनक्लोज्ड, और एरिया क्या है, A, तो सिग्मा क्या हो गया, Q एनक्लोज्ड बाय A। तो Q एनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स A। तो इधर हमने Q एनक्लोज भी निकाल लिया, E डॉट डी एस भी निकाल लिया। अब सिंपली दोनों को इक्वेट करना है। तो E डॉट डी एस था हमारा 2EA और Q एनक्लोज्ड है सिग्मा A। हमारे पास है E डॉट डी एस इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट डी एस इज 2EA, तो ये आ गया 2EA इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या आ गया, ये AA कैंसल हो गया, E आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। See you next time.